हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। देखिए सामाजिक अध्ययन में आज हमें पढ़ना है। टॉपिक का नाम है देखिए पाषाण काल। तो देखिए पाषाण काल को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, ये सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और देखिए पाषाण काल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी हम आपको साथ ही बताते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए हम बहुत ही जल्द सारा सिलेबस खत्म करने वाले हैं और बहुत जल्द हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम देखिए आपको रिवीजन करवाएँगे, जिससे देखिए आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जैसा हम बोल कर चल रहे हैं कि आप 90 प्लस स्कोर करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है? इसी हिसाब से हम आपकी तैयारी करवाएँगे। बस थोड़ा-सा समय और बचा है, इस सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पाषाण काल को समझने से पहले हमें समझना होगा कि देखिए इतिहास को हम कितने कालखंडों में विभाजित करते हैं। तो चलिए थोड़ा हम इंट्रो समझ लेते हैं। तो देखिए इतिहास को 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। कितने खंडों में? 3। तो एक है देखिए प्राक-ऐतिहासिक काल, ठीक है? यानी इस काल में क्या था, प्राक-ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। यानी प्राक-ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। और अगला है देखिए दूसरा आद-ऐतिहासिक काल। तो आद-ऐतिहासिक काल में देखिए लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, ठीक है? लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं थे। यानी वो लिखित साक्ष्य ऐसे हैं कि आज तक उनको कोई पढ़ ही नहीं पाया, ठीक है? और अगला है देखिए तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। इसमें देखिए लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और वो पढ़ने योग्य भी थे। यानी ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं, वो लिखित साक्ष्य थे, उनको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है? इसके अंतर्गत आते हैं देखिए प्राचीन इतिहास, इसके अंतर्गत आता है मध्य इतिहास और इसी के अंतर्गत आता है आधुनिक इतिहास। ठीक है? हम इसके अंतर्गत क्या-क्या पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है? अब हम चलिए समझते हैं कि जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इसके अंतर्गत कौन-सा आता है देखिए। तो इसके अंतर्गत आता है देखिए पाषाण काल। और पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं ये 3, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आज इस लेक्चर में हमें यही सब पढ़ना है, क्योंकि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल यही टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है? अब देखिए आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमें क्या पढ़ना है, ये पाषाण काल कहाँ से आया। ठीक है? तो चलिए अब हम समझते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल जिसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल की विशेषता यह है कि इस समय लेखन का विकास नहीं हुआ था। यानी प्राक ऐतिहासिक काल में देखिए कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। इसलिए जानकारी केवल पुरातात्विक अवशेषों यानी अगर प्राक ऐतिहासिक काल की अगर पूछा जाए कि जानकारी कैसे मिली, तो देखिए पुरातात्विक अवशेषों जैसे औजार, हड्डियाँ, गुफा चित्र आदि से यानी पुरातात्विक स्रोतों से यहाँ की जानकारी मिलती है। ठीक है? चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है? यह वह समय है जब लेखन का विकास हो चुका था, ठीक है? ये कौन-सा समय है जब लेखन का विकास यानी यहाँ पर देखिए लिखित साक्ष्य मिले, ठीक है? लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है? यानी उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण से यह काल पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए देखिए इसको ऐतिहासिक क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखित तो साक्ष्य मिले, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो उदाहरण समझिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ लेखन तो था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन तो के साक्ष्य तो मिले हैं, यानी लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन देखिए, आज तक वह पढ़ी नहीं जा सकी, यानी वो जो लिखित सामग्री मिली है, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं। अब चलिए समझते हैं ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। तो चलिए देखते हैं, इस काल की विशेषता है कि लेखन पूरी तरह से विकसित और पठनीय है। यानी इसमें देखिए ऐतिहासिक काल में कि जो लिखित साक्ष्य मिले, उनको पढ़ा भी जा सका। इस कारण हमें इस काल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यानी ऐतिहासिक काल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। जैसे ग्रंथों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों आदि के माध्यम से। ठीक है? इस काल की जानकारी देखिए हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए ग्रंथों में इसकी जानकारी दी गई है, शिलालेखों में जानकारी मिलती है इनसे और ताम्रपत्रों से। ठीक है? और साथ ही सिक्कों से। तो देखिए उदाहरण समझिए, जैसे वैदिक काल, जैसे ऋग्वेद जैसे ग्रंथ, यानी जब आप वैदिक काल हम आगे भी जब पढ़ेंगे, तो वहाँ हम बताएँगे कि जो 4 वेद होते हैं, उनसे भी इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है? अब चलिए हम आते हैं पाषाण काल, यानी स्टोन एज। तो देखिए इसका परिचय समझिए पहले। पाषाण युग इतिहास का वह काल है, जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग औजारों, हथियारों और दैनिक जीवन के अन्य कार्यों में करना शुरू किया। ठीक है? यानी पाषाण काल में मनुष्य किसका प्रयोग करता था? पत्थरों का। ठीक है?
यह काल मानव सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक है। यानी पाषाण काल से ही मनुष्य की सभ्यता का शुरुआत माना जाता है। मनुष्य उस समय ना तो लिखना जानता था, ना खेती, और वह प्रकृति पर निर्भर था। यानी उस टाइम मनुष्य क्या है, ना लिखना जानता था, ना पढ़ना जानता था और ना खेती करना। केवल वो प्रकृति पर निर्भर था, यानी प्राकृतिक वस्तुओं पर। ठीक है? तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव सभ्यता का पालना, तो देखिए, तो हम कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है? किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। यानी सबसे पहले मानव का विकास कहाँ पर हुआ? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगर कहा जाए कि सभ्य मानव का विकास, तो एशिया महाद्वीप में। ठीक है? ये 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं। यानी सभ्य मानव का विकास कहाँ पर हुआ? तो एशिया महाद्वीप में। ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए पाषाण काल के 3 चरण हैं। ठीक है? कौन-कौन? 3 चरण। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो सबसे हम पहले हम समझते हैं पूरा पाषाण काल। तो चलिए इसका देखते हैं समय, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है? मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक था। यानी देखिए पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकार पर आश्रित था। यानी भोजन उसको कहाँ से मिलता था? जानवरों के शिकार के द्वारा। ठीक है? गुफाओं, पेड़ों पर रहता था। यानी मनुष्य उस टाइम रहता कहाँ पर था? तो गुफाओं में रहता था या तो पेड़ों पर रहता था। उसने आग की खोज की। पूरा पाषाण काल में देखिए आग की खोज हुई। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है? कि आग की खोज कब हुई? तो पूरा पाषाण काल में। और उसे भोजन पकाने तथा जंगली जानवरों से बचने में उपयोग किया। यानी आग का उपयोग मनुष्य ने किस काम के लिए किया? तो भोजन पकाने में और जंगली जानवरों से रक्षा के लिए। ठीक है? पत्थर के मोटे और असंशोधित औजार बनाता था। ठीक है? जैसे चाकू, कुल्हाड़ी आदि। यानी पत्थरों से मनुष्य क्या करता था? औजार बनाता था, जैसे चाकू है, कुल्हाड़ी है। तो उस समय मनुष्य झुंड में रहता था। कैसे रहता था? झुंड में। क्यों? देखिए, झुंड में रहने से उसे शिकार करने में आसानी होती थी और दूसरे जानवरों से भी रक्षा मिलती थी। परिवार की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी वो वहाँ फैमिली के बारे में उस टाइम मनुष्य को पता नहीं था। तो देखिए यहाँ पर मनुष्य गुफाओं में रहता था और साथ ही झुंड में रहता था। किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में। ये कौन-सा काल है? पूरा पाषाण काल। ठीक है? और आग की खोज हुई थी, तो जिस वजह से देखिए मनुष्य भोजन को पका कर खाने लगा था। ये आगे समझते हैं, उसने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, भित्ति चित्र, जो आज भी कुछ स्थानों पर मिलते हैं। यानी जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, तो उस पर चित्रकारी भी किया करता था। जैसे देखिए भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं, उसमें चित्रकारी की गई है। ये कहाँ पर है भीमबेटका की गुफाएँ? मध्य प्रदेश। यानी जब भी आप मध्य प्रदेश टहलने जाइए, तो एक बार वहाँ ज़रूर जाइए भीमबेटका की गुफाएँ देखने। वहाँ पर ये सब चित्रकारी बनी हुई है। चलिए अब समझते हैं मध्य पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। इसका समय कितना है? देखिए लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में औजार थोड़े छोटे और धारदार हो गए। क्योंकि देखिए मध्य पाषाण काल में से पहले जो पूरा पाषाण काल था, तो उस टाइम औजार बड़े हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही मनुष्य थोड़ा और विकसित हुआ, तो उसने औजारों को छोटा किया और नुकीला बना लिया, धारदार। क्योंकि छोटे औजार से देखिए शिकार करना काफ़ी आसान हुआ करता था। मनुष्य ने कुछ जगहों पर झोपड़ियाँ बनाना शुरू किया। यानी अब धीरे-धीरे मनुष्य झोपड़ियाँ बनाने लगा, यानी और झोपड़ियों में रहने लगा। कुत्ते जैसे जानवरों को पालना शुरू किया। तो सबसे पहले मनुष्य का अगर पालतू पशु पूछा जाए तो देखिए कुत्ता है, ठीक है? धीरे-धीरे कृषि और पशुपालन की शुरुआत होने लगी। थोड़ा और विकसित हुआ तो धीरे-धीरे क्या है, कृषि करना मनुष्य ने चालू कर दिया। धारदार पत्थर के हथियार बनाने की कला में सुधार हुआ, ठीक है? तो चलिए देखिए हम थोड़ा इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अब मध्य पाषाण काल में क्या है, मनुष्य देखिए झोपड़ियों में रहने लगा और औजार जो है धारदार बनाने लगा। देखिए, ये झुंड में तो रहने ही लगे थे और साथ ही देखिए अब औजारों को छोटा किया और धारदार औजार बनाने लगे, जिससे कि शिकार करने में उनको आसानी होती थी। देखिए, यहाँ पर ये लगा है जैसे चाकू जैसा। चलिए अब हम समझते हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। तो इसका समय कितना है? देखिए लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। मनुष्य ने खेती करना, पशुपालन करना शुरू किया। यानी नवपाषाण काल में मनुष्य देखिए और थोड़ा विकसित हुआ, तो उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया और पशुपालन करना भी शुरुआत कर दिया। तो चलिए आगे हम समझते हैं, ग्राम व्यवस्था जैसे गाँव की शुरुआत हुई, यानी नवपाषाण काल में देखिए मनुष्य थोड़ा विकसित हुआ, तो गाँव की तरह जैसे एक जगह बसकर यानी एक जगह सभी रहने लगे। ईंटों के मकान बनने लगे, मिट्टी के बर्तन बनने लगे, ठीक है? यानी मिट्टी के बर्तन बनने लगे। कपास, गेहूँ, चावल जैसे फसलों की खेती शुरू हुई और खेती करना भी नवपाषाण काल में प्रारंभ हो गया। इस काल में पहिया और बुनाई का आविष्कार हुआ। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में, ठीक है? जीवन अब अधिक संगठित और स्थायी हो गया। संगठित मतलब अब जितने भी उस टाइम के व्यक्ति थे, अब एक साथ रहने लगे और स्थायी निवास हो गया, यानी एक जगह अब रहने लगे। क्योंकि देखिए अब मनुष्य ने क्या है, घर बनाना प्रारंभ कर दिया और जब घर बनाना प्रारंभ हो गया, तो अब जब घर जहाँ पर बने हैं, तो रुकेंगे तो वहीं पर। तो अब सारे व्यक्ति यानी उस टाइम का जो मानव है, एक जगह रहने लगा। भाषा और धर्म की आधारशिला इसी काल में पड़ी। यानी देखिए भाषा और धर्म का विकास इसी काल में हुआ।
देखिए नवपाषाण काल के औजार आप देख लीजिए, ये हैं बर्तन देखिए, इस प्रकार मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, ठीक है? ये देखिए कुल्हाड़ी है और इस प्रकार देखिए हँसिया, ये सब नवपाषाण काल में औजार बने। और नवपाषाण काल में देखिए एक निवास स्थान मनुष्य का बन गया, जिससे एक जगह पर सारे मनुष्य रहने लगे और खेती करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही पशुपालन भी। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब हम थोड़ा-सा देखिए ताम्रपाषाण काल के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। नहीं तो आपको हमने जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल बताया, उसी में से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ताम्रपाषाण का मतलब क्या है? ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का मतलब हो पत्थर, ठीक है? यानी तांबे और पत्थर के औजारों का इस काल में प्रयोग हुआ। देखिए, इस युग में मनुष्य ने तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग औजार और हथियार बनाने में किया। इसीलिए इसे हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल, ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है नवपाषाण काल के प्रमुख हथियार और औजार लिखिए, ठीक है? यानी नवपाषाण काल के प्रमुख हथियार और औजार कौन-कौन से थे? तो देखिए, पहला है देखिए घिसे हुए पत्थर के औजार, यानी इस काल में पत्थरों को घिसकर चिकना और धारदार बनाया जाने लगा, ठीक है? इससे औजार ज़्यादा टिकाऊ और प्रभावी हो गए, यानी औजारों को देखिए धारदार बनाया गया। अगला है देखिए कुल्हाड़ी, पेड़ काटने और जमीन साफ करने और शिकार के लिए प्रयोग होती थी। यानी कुल्हाड़ी का प्रयोग देखिए पेड़ काटने में, जमीन को साफ करने में और शिकार करने के लिए उपयोग किया जाता था। इसे लकड़ी के हैंडल में फिट किया जाता था। और अगला है देखिए हँसिया, फसल काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह एक चापाकार औजार था, इसमें धार होती थी। चापाकार का मतलब जैसे इस चाप चाप जैसे कोई लगी हो, जैसे इस प्रकार। यानी हँसिया का आकार कैसे था? चापाकार। इस प्रकार हँसिया बना होता था। ठीक है? अगला है देखिए छेनी, लकड़ी या हड्डी पर नक्काशी या छेद करने के लिए इस्तेमाल होती थी। यानी छेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? छेनी का। अगला है देखिए भाले और तीर धनुष, शिकार करने के लिए यानी भाले और तीर धनुष का उपयोग किस लिए होता था? शिकार करने के लिए। तो देखिए शिकार व सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होते थे। तीरों के सिरे पत्थर से बनाए जाते थे। यानी जो तीर के सिरे थे, इस प्रकार देखिए जो तीर है, तो ये जो सिरा हुआ करता था, वो किसका होता था? ये पत्थर का सिरा होता था। अगला है देखिए मिट्टी के बर्तन, भोजन पकाने व भंडारण के लिए प्रयोग होते थे। मिट्टी के बर्तन में देखिए भोजन पकाया जाता था। ये पहली बार नवपाषाण काल में बड़ी संख्या में दिखते थे। यानी ये नवपाषाण काल में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो देखिए आगे समझते हैं हड्डी और सींग के औजार। कुछ औजार हड्डियों व पशुओं के सींगों से बनाए जाते थे। यानी औजार जो उस टाइम थे तो ऐसा तो है नहीं था कि जो हथियार थे आजकल जो हैं, पहले देखिए हड्डियों से ही औजार बनाए जाते थे और पशुओं के सींगों से औजार बनाए जाते थे। क्योंकि जो पशुओं की सींगें होती थी वो नोकदार होती थी, उसमें धार होती थी। इससे शिकार करने में उनको आसानी होती थी। इन्हें सिलाई या मछली पकड़ने के काम में लिया जाता था। देखिए सिलाई का काम भी सींग से किया जाता था और मछली पकड़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। चलिए अब अगला प्रश्न है यहाँ से आता है पहिए के आविष्कार से मानव जीवन पर प्रभाव। तो यहाँ से देखिए ये बिल्कुल प्रश्न ही है समझ लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पहिए के आविष्कार से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए पहला है यातायात सरल हुआ। भारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। क्योंकि जब देखिए पहिए का आविष्कार हुआ है तो किसी वस्तु को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो उसकी मदद से बहुत ज़्यादा आसानी हुई। अगला है देखिए व्यापार में वृद्धि। दूर-दराज के क्षेत्रों में वस्तुएँ ले जाई जाने लगी, जिससे व्यापार बढ़ा, ठीक है? अब देखिए व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था, तो पहिए के उपयोग से देखिए ये जो व्यापार है काफ़ी आसान हो गया। अगला है देखिए बर्तन निर्माण में सुधार। चाक का उपयोग करके सुंदर और टिकाऊ मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगी, ठीक है? अगला है देखिए समय और श्रम की बचत। कम मेहनत से अधिक काम होने लगा, यानी तब देखिए जब मेहनत कम लगती थी और काम अच्छा होने लगा, यानी समय की भी बचत होने लगी। अगला है देखिए आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यह खोज आकस्मिक थी, यानी अचानक हुई थी। जो आग की खोज है ये अचानक हुई थी, ये नहीं कि मनुष्य को पहले से पता था, ठीक है? आग की खोज की प्रमुख बातें देखिए किस प्रकार आग की खोज की। तो पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी निकली। जब मनुष्य 2 पत्थरों को आपस में जोर से रगड़ता था, तो चिंगारी निकलती थी। यह चिंगारी सूखी घास या पत्तियों पर गिरकर आग बन गई, ठीक है? यानी इस प्रकार आग के बारे में मनुष्य को पता चला। अगला है देखिए अगला है जंगल की आग से प्रेरणा मिली। तो देखिए कई बार बिजली गिरने या तेज गर्मी से जंगलों में आग लग जाती थी। ठीक है? कभी-कभी क्या होता था देखिए तेज गर्मी या बिजली गिरने से क्या है जंगलों में आग लग जाती थी। तो मनुष्य ने देखा कि इससे रोशनी और गर्मी मिलती है। यानी उससे देखिए जब आग लगी तो देखिए उससे रोशनी उत्पन्न हुई यानी प्रकाश उत्पन्न हुआ और साथ ही देखिए उससे गर्मी भी महसूस हुई। उसने यह समझा कि आग को नियंत्रित और उपयोग किया जा सकता है। फिर इंसान के देखिए उस समय मानव को ये समझ में आया कि आग पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। तो चलिए हम आगे समझते हैं आग की खोज का महत्व, ठीक है? तो पहला महत्व है भोजन पकाना सीखा।
अब वह कच्चा मांस ना खाकर पका हुआ खाना खाने लगा। यानी पहले मनुष्य जो कच्चा मांस खाता था, इसके बाद जब आग की खोज हुई, तो वो मांस को पकाकर खाने लगा, जिससे भोजन और भी स्वादिष्ट हुआ। अगला है ठंड से बचाव। आग से गर्मी मिलती थी, जिससे ठंड से बचाव होता था। जंगली जानवरों से सुरक्षा, आग से डरकर जानवर दूर रहते थे। अब देखिए जब आग की खोज हो गई, तो जंगली जानवरों से सुरक्षा भी मिलने लगी। प्रकाश का स्रोत, रात में रोशनी के लिए आग का इस्तेमाल होने लगा। देखिए अगला है पूरा पाषाण कालीन मानव का रहन-सहन और खान-पान। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पूरा पाषाण कालीन मानव का रहन-सहन कैसा था और उस टाइम का खान-पान कैसा था, ठीक है? तो देखिए घुमंतु जीवन, लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। यानी पूरा पाषाण काल समय देखिए मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता-फिरता रहता, एक जगह नहीं रहता था। भोजन और पानी की तलाश में जगह-जगह भटकते रहते थे। अगला है गुफाओं और चट्टानों में रहते थे। वर्षा, ठंड और जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं और पहाड़ी चट्टानों की शरण लेते थे। ठीक है? यानी गुफाओं और चट्टानों के अंदर रहते थे। अगला है देखिए कपड़े का प्रयोग नहीं होता था। शरीर ढकने के लिए पत्ते, छाल या जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे। यानी उस टाइम तो कपड़े तो हुआ नहीं करते थे। तो उस टाइम देखिए पत्ते और छाल इनको देखिए मनुष्य पहनता था। ठीक है? और जानवरों की खाल से कपड़े बनाता था। चलिए हम आगे समझते हैं औजारों का प्रयोग। पत्थर के बने औजारों से शिकार काटने खोदने जैसे काम करते थे। ठीक है? अब चलिए हम समझते हैं खान पान, यानी पूरा पाषाण काल के समय खान पान कैसा था। तो शिकार पर निर्भर, जंगली जानवरों का शिकार करके मांस खाते थे। यानी उस टाइम जो मानव था वो जंगली जानवरों का शिकार करता था और उनका मांस खाता था। जंगली फल और कंदमूल, पेड़ों से फल और जमीन से कंदमूल खोज कर खाते थे। ठीक है? अगला है देखिए कच्चा भोजन। आग की खोज से पहले सब कुछ कच्चा खाते थे। यानी जब आग की खोज नहीं हुई थी, तो उस टाइम मनुष्य कच्चा मांस ही खाता था। पानी प्राकृतिक स्रोतों से, यानी देखिए पानी मनुष्य को कैसे मिला? तो देखिए प्राकृतिक जो स्रोत थे, जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं और झरना है, इनसे मनुष्य को पानी मिलता था। इसीलिए ज़्यादातर देखिए आप आगे भी हम पढ़ेंगे जब सभ्यताओं के बारे में, तो जितनी भी सभ्यताएँ हैं, उनका विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, जिससे कि उनको आसानी से पानी मिल सके। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने देखिए पढ़ा पाषाण काल के बारे में, यानी पाषाण काल के कौन-कौन से प्रकार थे। उससे पहले हम समझते हैं आज वीडियो लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा। तो देखिए आज इस क्लास में हमने पढ़ा है कि इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया। तो एक प्राक-ऐतिहासिक काल, एक आद-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है? ऐतिहासिक काल के ये सब अंतर्गत आते हैं और हमने देखिए आज हमने पढ़ा प्राक-ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है पाषाण काल, ठीक है? पाषाण काल के कौन-कौन से प्रकार हैं? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है? और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। जो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया वो आसानी से समझ में आया होगा और आपने साथ ही साथ नोट भी किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।